तो हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी का मतलब है भूगोल, यानी पृथ्वी गोल है। वो अपने आप में बहुत संकीर्ण शब्द हुआ है, बहुत संकीर्ण। इसलिए देखिएगा, मैं समझाता हूं आपको कि भूधन गोल माने पृथ्वी गोल है। और जब हम अध्ययन कर रहे हैं ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, पहला हमारा जो टॉपिक बनता है वो कॉस्मस है, ब्रह्मांड, कॉस्मस, यूनिवर्स या कॉस्मस, है ना। तो ये जब भूगोल, ये तो केवल पृथ्वी तक सीमित होना चाहिए था, लेकिन हम उसको, पहला टॉपिक हमारा कॉस्मस है, ये अपना आप में संकीर्ण शब्द हो गया है, जबकि उसका नाम कॉस्मोलॉजी होना चाहिए था। हम ज्योग्राफी को कॉस्मोलॉजी कहते तो ज्यादा बेहतरीन होता, ताकि हम पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन कर लेते। तारामंडल, सौर परिवार, ये सब, ये तो पृथ्वी से परे है, बियॉन्ड ऑफ अर्थ, पृथ्वी से ऊपर है। पृथ्वी तो एकमात्र आकाशीय पिंड है, ओनली प्लेनेट, अर्थ इज प्लेनेट, पृथ्वी ग्रह है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, चलिए, लेकिन सबसे पहली बात ये कि ब्रह्मांड हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इस पर टॉपिक इस पे आता है मेंस में, इस पर आया कि ब्रह्मांड के सिद्धांत को समझाइएगा, ब्रह्मांड कैसे बना या ब्रह्मांड क्या है, इसकी विवेचना कीजिएगा, पहला क्वेश्चन। तो ब्रह्मांड मैंने कॉस्मस, ब्रह्मांड मैंने कॉस्मस, सीधा से इसका आंसर, कोई घुमा फिराने का मतलब ही नहीं, असंख्य तारामंडलों का समुच्चय, असंख्य तारामंडलों का सेट, समुच्चय, दैट इज कॉस्मस। असंख्य तारामंडलों का समुच्चय ब्रह्मांड कहलाता है। कई तारामंडल है, असंख्य तारामंडल है, अभी तक केवल 89 तारामंडल ही खोज पाए, 89 तारामंडल खोज पाए हैं हम लोग, माने वैज्ञानिक लोग, खगोलविद। तो असंख्य तारामंडलों का समुच्चय सौर ब्रह्मांड है। कैसे बना ब्रह्मांड, ये जान लेते हैं विज्ञान की भाषा में, कि अनेक पदार्थों के मेल से कई पदार्थ, पदार्थ क्या है यदि हम साइंस की भाषा में करें, क्योंकि भूगोल और विज्ञान का संबंध है। पदार्थ का मतलब है कि पहले हमने छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण, हमने कण से मिल, कण होते छोटे छोटे कण, पार्टिकल है, कण कण से मिलकर परमाणु, परमाणु से मिलकर के अणु, अणु से मिलकर के तत्व, और तत्व से मिलकर के यौगिक, यौगिक से मिलकर के पदार्थ। ये थ्योरी है विज्ञान की कि छोटे छोटे पार्टिकल, पार्टिकल से एटम बना, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से एलिमेंट बना, एलिमेंट से कंपाउंड बना, और कंपाउंड से मैटर बना, मैटर बना, ठीक है। और कई पदार्थों के मेल से, असंख्य पदार्थों के मेल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। सिंपल फॉर्मूला है कि असंख्य पदार्थों से मिलकर ब्रह्मांड बना है, इसी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लेमेतियर की बिग बैंग थ्योरी जो है, ये प्रश्न आया है कि ब्रह्मांड क्या है, और उसने अलग से प्रश्न कर दिया कि जॉर्ज लेमेतियर, जॉर्ज लेमेतियर नाम का वैज्ञानिक हुआ है, जॉर्ज लेमेतियर नाम का वैज्ञानिक हुआ है, और उसकी बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। इस पे प्रश्न आ सकता है कि जॉर्ज लेमेतियर की बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के खंडन से संबंधित है। वो क्या है कि जब कई पदार्थ मिल करके, असंख्य पदार्थ मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं, कि यहां हम जानते हैं भली भांति कि जिस पदार्थ के निर्माण में कई कण 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 मिलकर के परमाणु बना रहा होगा, परमाणु मिलकर के अणु बना रहा होगा, अणु मिलकर के तत्व और यौगिक और पदार्थ बन रहा होगा, तो निश्चित तौर पर पदार्थों के आपसी संलयन से, पदार्थों के आपसी मेल की क्रिया में भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होंगी। ये आप भी जान रहे हैं और मैं भी जानता हूं कि भौतिक और रासायनिक क्रियाएं संचालित होंगी। अब क्या होती हैं भौतिक और रासायनिक क्रियाएं? भौतिक का मतलब है ताप, दाब, ऊष्मा, टेम्परेचर, प्रेशर एंड हीट, स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी में। और केमिकल में क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं, रिएक्शंस होना। तो रासायनिक और भौतिक क्रियाएं, इन्हें ताप बढ़ना, दाब बढ़ना, घनत्व, ये सारी पृष्ठ तनाव, ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाएंगी भौतिक और रासायनिक गतिविधियों में। फिजिकल माने भौतिक गतिविधियां और रासायनिक गतिविधियों का संचालन होगा। और जब भौतिक और रासायनिक गतिविधियों का संचालन इस ब्रह्मांड के असंख्य पदार्थों में होता है, तो निश्चित तौर पे वहां माने पदार्थ अपने आप में टूटना फूटना, पदार्थों में अपना क्रैक ब्रेक माने पदार्थों में भ्रंशन होना, पदार्थों में ब्रेकिंग होना, पदार्थों का आपस में टकराना, और ये ब्रह्मांड और भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप असंख्य टुकड़ों में, असंख्य खंड में विभाजित हो गया। इसी का नाम है बिग बैंग थ्योरी।
बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, यानी जॉर्ज लेमेतियर ने इस दोनों सिद्धांतों को परिकल्पित कर दिया कि बोला जो पदार्थ मिलकर ब्रह्मांड बना था, असंख्य पदार्थों से मिलकर ब्रह्मांड बना, उन्हीं पदार्थों की वजह से भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उस ब्रह्मांड का खंडन हो गया, यानी ब्रह्मांड कई टुकड़ों में टूट गया है। और ब्रह्मांड जब टुकड़े टूटे हैं, ब्रह्मांड खंड खंड में टूटा है, तो असंख्य तारामंडल उसके डिवाइड हो गए। जो हमें 89 तारामंडल कह रहे हैं ना, वो तो केवल हमने खोज किया है कि ये तारामंडल है, तारामंडल नाम दे दिया उसको। तो 89 तारामंडल तो जो वैज्ञानिक खगोलविदों की दृष्टि में परिलक्षित हैं या स्पष्ट हैं, तो ऐसे असंख्य तारामंडल इस ब्रह्मांड के खंड खंड में टूटे हैं। ओके, और जब तारामंडल टूट टूट गए, माने कई तारामंडल हो गए, उन्हीं तारामंडलों में समाहित है निहारिका, उन्हीं तारामंडलों में समाहित है गैलेक्सी, उन्हीं तारामंडलों में गैलेक्सी भी समाहित है। तारामंडलों में निहारिका और गैलेक्सी समाहित है। उन्हीं तारामंडल में असंख्य तारे हैं। एक तारामंडल का मतलब उसमें कई तारा हैं, कई तारे, मेनी स्टार्स, कई तारा मिलकर तारामंडल बना है। और जहां तारा होगा कि सपोज जहां एक तारा है, सूर्य एक तारा है, अपना में सन इज स्टार, सूर्य एक तारा है, उस सूर्य तारा के साथ में पूरा परिवार जुड़ जाता है। ऐसे अन्य तारे में भी प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का तारा है, और भी कई तारे हैं। तो प्रत्येक तारे के साथ में उसका फैमिली जुड़ जाती है, तारा का परिवार जुड़ जाता है। सूर्य का परिवार है, सूर्य ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह, ये सारे तारों में है। यानी अब आप ये समझ लीजिएगा कि ब्रह्मांड को और हम विवेचित करने में, कि ब्रह्मांड का हम फोकस हमारा केवल ब्रह्मांड पे आओ, कि ब्रह्मांड में सारी चीजें संभावित हो गई, कि ब्रह्मांड कई तारामंडलों में टूटा, तारामंडल में अनेक ताराएं हैं, अनेक तारा उसका परिवार है, उस परिवार में ग्रह भी है, उपग्रह भी है, उल्का पिंड भी है, क्षुद्र ग्रह भी है और धूमकेतु भी है। तब एक तारे का परिवार बनता है। अनेक तारों के परिवार से, अनेक तारों के परिवार के साथ साथ तब वो पूरा तारामंडल के रूप में मिला। जैसे हमारे परिवार होता है, परिवार से गांव बना, गांव से ग्राम सभा बनी, ग्राम सभा से न्याय पंचायत बनी, न्याय पंचायत से ब्लॉक बना, ब्लॉक से तहसील, तहसील से जिला, जिला से राज्य, राज्य से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व। ऐसा ही परिकल्पना है, ऐसा ही सिस्टम है कि ब्रह्मांड के अनेक तारामंडल, ब्रह्मांड में अनेक तारामंडल हैं और उन तारामंडलों में अनेक तारा हैं और उस तारा का परिवार और परिवार में इस तरह की इकाइयां, यूनिट है, राइट। तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेतियर का महाविस्फोटक सिद्धांत भी है और वो पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत भी है। अब दूसरे मायने में कि तो जॉर्ज लेमेतियर का महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ या जॉर्ज लेमेतियर का ब्रह्मांड की उत्पत्ति का और बिग बैंग थ्योरी का हुआ। अब दूसरे में ये तो आप समझ गए कि पदार्थों से मिलकर ही बना है, पृथ्वी बनी हो, चाहे सूर्य बना है और चाहे ब्रह्मांड बना है, चाहे तारामंडल, चाहे आकाश गंगा, ये सब पदार्थों से मिलकर बना। और पदार्थ विज्ञान में ये पार्टिकल, पार्टिकल से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड और कंपाउंड से मैटर। ठीक है, अब हम इसको अगले इसमें समझते हैं कि जो ब्रह्मांड के बारे में तीन वैज्ञानिकों का, इसमें जॉर्ज लेमेतियर का, उसके बाद रेटजल का और लास्ट में लाप्लास का ना, लेमेतियर, लाप्लास और रेटजल, ये तीन वैज्ञानिक है, तीन भूवैज्ञानिक है। एक ने कहा निश्चयवाद। वो क्या है सर, आया इस पे प्रश्न कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में निश्चयवाद क्या है। वो ये कह रहा है, जॉर्ज लेमेतियर कह रहा है कि बोला प्रकृति संभव है, प्रकृति के पास पूरी पावर है, नेचर के पास पूरी पावर है और प्रकृति ही सब कुछ कर रही। बोला ये केवल इसको ये नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक वर्ण है या प्रकृति ने किया है कि जो ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के खंड खंड हुए, ये प्राकृतिक सिद्धांत है जॉर्ज लेमेतियर का। लेकिन लाप्लास ने ये कहा, लाप्लास नाम का भूवैज्ञानिक हुआ, उसने कहा कि मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप मनुष्य कर सकता है, कि मनुष्य प्रकृति से भी ऊपर है। बोला मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसके सिद्धांत है संभववाद में बाद में। और नव निश्चयवाद में रेटजल, जो मानव भूगोल का पिता है, रेटजल, फ्रेडरिक रेटजल इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का पिता रेटजल है। उसने कहा कि नहीं, कि जो नव निश्चयवाद है उसमें बोला दोनों का अपना अस्तित्व है, प्रकृति का अपना अस्तित्व है, प्रकृति अपना आप में, प्रकृति बहुत कुछ कर सकती है, प्रकृति ने पहाड़, नदी, झील, तालाब, ये सारा वर्ग उसी का है। और मनुष्य की गतिविधियां भी उसके भ्रंशन करने में, बलन भ्रंशन या उसके तोड़फोड़ करने में अपनी भूमिका निभाती है, या उसको नए ढंग से उत्पत्ति करने में मनुष्य की भूमिका हो सकती है। कहीं कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है तो नव निश्चयवाद यानी मनुष्य का अपना अस्तित्व है, प्रकृति का अपना अस्तित्व है।
तो ब्रह्मांड के सिद्धांत में जॉर्ज लेमेथियर का बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, उसके बाद निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, इसी ब्रह्मांड के सिद्धांत में इंक्लूडिंग हो जाता है। पहली थ्योरी है, राइट। अब दूसरे में हम आकाश गंगा के सिद्धांत को परिकल्पित करते हैं कि आकाश गंगा यानी गैलेक्सी क्या है। आकाश गंगा का मतलब है हम अपनी आकाश गंगा को, हमारी जो अब वो आकाश गंगा क्या है कि जो तारामंडल है, उस तारामंडल में ऐसा परिक्षेत्र या ऐसा संपूर्ण क्षेत्र जिसमें एक तारे के चारों तरफ अनेक आकाशीय पिंड परिभ्रमण और परिक्रमण कर रहे हैं। अब दो शब्द आएंगे हमारे पास, इसको हम और व्यापकता से भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी हम एक थ्योरी समझ लें कि आकाश गंगा में जितने आकाशीय पिंड होते हैं, गैलेक्सी में जितने आकाशीय पिंड होते हैं, उनकी पहचान है परिक्रमण करना और परिभ्रमण करना, रोटेशन करना। अब ये परिक्रमण और परिभ्रमण में क्या फर्क है, इसको हम जान लेते हैं। इसको हम पृथ्वी पे लेते हैं सीधा। पृथ्वी हमारा प्रत्यक्ष है सर, हम पृथ्वी रूपी ग्रह में हम निवास करते हैं, है ना। अब उस पृथ्वी का जो परिक्रमण है पृथ्वी का कि 23.5 पर और 66.5 पर, 23.5 डिग्री के अंश पर वो अपने अक्ष पर झुकी है और 66.5 डिग्री पे वो कक्ष पे झुकी है। एक होता है एक्सिस पर, अक्ष पर, और एक होता है कक्ष पर, कक्षीय झुकाव और अक्षीय झुकाव। जो उसका अक्षीय झुकाव है वो 23.5 पर है, अपने अक्ष पर झुका है 23.5 डिग्री के अंश पर, और कक्षीय झुकाव उसका 66.5 का है। इसका मतलब क्या है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, अब कैसे घूमती है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर यूं रोटेट होती है, घूम रही है लगातार अपने अक्ष के परितः, और 29 किलोमीटर पर सेकंड की दर से पृथ्वी निरंतर नित्यमेव वो लगभग कितने में कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, नियर अबाउट 24 घंटे में पृथ्वी स्वयं की परिक्रमा कर लेती है। जब वह स्वयं की परिक्रमा कर रही है, अपनी परिक्रमा अपने अक्ष के परितः, उसको हम कहेंगे परिभ्रमण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्ष के परितः घूमना, अपनी स्वयं की परिक्रमा करना, उसको कहलाएगा परिभ्रमण। इस पर टप लिखने को आना है कि परिभ्रमण क्या है। किसी आकाशीय पिंड द्वारा, चाहे पृथ्वी है, चाहे सूर्य है, चाहे शुक्र है, चाहे बृहस्पति, चाहे वो कोई भी, चाहे इनमें से उल्का पिंड, धूमकेतु, जो भी आकाशीय पिंड है, उस आकाशीय पिंड द्वारा अपनी स्वयं अक्ष के परितः घूमना, अक्ष के परितः घूमना, स्वयं की परिक्रमा करना, दैट इज परिभ्रमण। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी 23.5 डिग्री के अंश पर झुकी है, 23.5 डिग्री के अंश पर झुकी है, तो पृथ्वी अपनी स्वयं की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर, है ना, 29 किलोमीटर पर सेकंड की दर से 24 घंटे में, नियर अबाउट 24 घंटे में कर लेती है, जिससे दिन और रात का परिवर्तन, दैनिक गति, इसी परिभ्रमण को, ये प्रश्न आता है कि दैनिक गति क्या है, तो परिभ्रमण ही दैनिक गति है, जो वो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। एक सिस्टम तो ये हो गया, ये प्रत्येक के साथ है। सूर्य भी कर रहा है, बृहस्पति भी कर रहा है, शनि भी कर रहा है, मंगल भी कर रहा है, पृथ्वी भी कर रही है। और दूसरे में है परिक्रमण, यानी कक्ष के परितः। जब 66.5 पे पृथ्वी अपने कक्ष के परितः झुकी है, पृथ्वी 66.5 पे अपने कक्ष के परितः झुकी है, उसमें पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना, और वो 365 से 1/4 दिन में, 365 से 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर लेती है, दैट इज परिक्रमण। यानी एक आकाशीय पिंड द्वारा दूसरे आकाशीय पिंड की परिक्रमा करना कक्ष के परितः, वो परिक्रमण कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिक्रमण और परिभ्रमण। तो ये आकाश गंगा का सिद्धांत है प्रत्येक आकाशीय पिंड के लिए, राइट। अब हम प्रवेश करते हैं सौर परिवार से पहले तारामंडल पर। हल्का सा तारामंडल के बारे में हमने जानकारी ले ली सर, कि ये तारामंडल है तारों का समुच्चय, सेट ऑफ स्टार, तारामंडल है तारों का समुच्चय। और वो तारामंडल इस पूरे ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड में, कॉस्मस में कई तारामंडल हैं। उन तारामंडलों में कई तारों का अस्तित्व है, और उन तारों के अस्तित्व के साथ साथ प्रत्येक तारा का अपना परिवार होता है। जैसे सौर परिवार कहते हैं, सूर्य एक तारा है, ये भी किसी एक तारामंडल का सदस्य है, और उस सौर परिवार में, तब उसके परिवार में कई मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर, सौर परिवार ये सौर सूर्य के। तो तारामंडल अनेक तारों का समुच्चय है। अब बात आती है निहारिका, नेबुला। नेबुला क्या है, निहारिका, इस पे टॉपिक आता है कि निहारिका का निर्माण कैसे होता है। तो बोला आकाशीय हिमानी, धूल के कण, आकाशीय हिमानी और धूल के कण, और विशेषकर दो पदार्थ हाइड्रोजन और हीलियम, इसके नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा किसी निहारिका का निर्माण होता है। निहारिका के निर्माण में आकाशीय धूल, आकाशीय हिमानी
और पदार्थों के मेल से एक निहारिका, निहारिका का मतलब होता है नेबुला, और नेबुला का मतलब ये तारामंडल का उप सेक्टर, सब सेक्टर है, सब सेक्टर को कहते हैं निहारिका। अब रही बात नोवा और सुपरनोवा, इस पे आया है टॉपिक सर। नोवा सुपरनोवा क्या है ये हम जानते हैं भली भांति, चाहे सूर्य है और चाहे कोई भी तारा है, सूर्य हो और चाहे कोई तारा है, सूर्य है, इसके नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम, कोई भी तारा है, सूर्य हो चाहे कोई और भी तारा, चमक कैसे रहा, उसके नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसीय तत्व होते हैं, है ना। और इन दो गैसीय तत्वों का लगातार नाभिकीय संलयन होना, यानी दो हल्के परमाणु नाभिकों का आपस में बार बार जुड़ना, बार बार कनेक्ट होना, बार बार जुड़ना, उसके बार बार जुड़ने के परिणाम स्वरूप यहां से अपार ऊर्जा उत्पादित होती है, उसमें ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। यानी जो हम ये कहें कि सूर्य अपने नाभिक से या तारा अपने नाभिक से लगातार प्रकाश किरणों को बिखेर रहा है, उसका मतलब है कि हाइड्रोजन और हीलियम रूपी जो गैसीय तत्व हैं, इसके नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में ऊष्मा का या प्रकाश बंडल, प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन होना। अब लेकिन होता यह सर, प्रत्येक तारे का, चाहे वो सूर्य है चाहे कोई और तारा भी है, प्रत्येक तारे की एक अपनी एज लिमिट होती है। उस एज लिमिट के यदि वो 4 MB कहा जाता है, इतनी ऊर्जा उत्पादित करता है, एक जनरल है कि जैसे जैसे अब उसकी आयु सीमा खत्म हो रही है, उसके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया खत्म हो रही है, तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया खत्म होने के कुछ समय तक वह नोवा के रूप में, यानी नोवा के रूप में अब वो क्या करता है कि उसकी चमक, यानी वो लाल प्रकाश को बिखेरना प्रारंभ करता है। अभी तक व्हाइट था, लाइट इज व्हाइट, प्रकाश का जो सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट व्हाइट, प्रकाश श्वेत होता है, श्वेत, लेकिन अब जब धीरे धीरे वो लाल के रूप में बदल रहा है, इसका मतलब नोवा की घटना हो रही है, यानी उसकी ऊष्मा, उसकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया खत्म होने जा रही है। 4 से और 10 तक का इस कैटेगरी में जब आ जाएगा, 4 MB से और 10 MB के बीच सर, इतने पर वो नोवा की स्थिति में आ जाएगा कि यानी अब उसकी लाल प्रकाश ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़े, यानी अब वो अंतिम क्षणों में आ रहा है 10 to 20 इतने में, तो इसका मतलब उसकी अब लौ बढ़ गई है। दीपक बुझते समय उसकी लौ बढ़ती है, दीपक की बुझते समय लौ बढ़ती है, तो तारा भी अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। तारे की जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है उसका अंत हो रहा है, यानी वो अब धीरे धीरे तारा अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त कर रहा है और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, बहुत तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। अब वो सुपरनोवा में आ गया है। तो नोवा सुपरनोवा वो घटना है जब तारा अपने अस्तित्व को समाप्त करने जा रहा है, यानी तारे पे बहुत अधिक प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा है और बुझते समय खत्म होते, एंड होते हुए वो अंतिम पड़ाव पे है या अत्यधिक ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है, तो नोवा सुपरनोवा, ठीक है सर। और इसी में ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल क्या हो जाएगा? ब्लैक होल का मतलब कि ब्लैक होल की घटना का मतलब जो तारे ने, अब तारा जो है अपने अस्तित्व को समाप्त कर चुका है, यानी उसका नाभिकीय संलयन प्रक्रिया समाप्त हो गई है, उसका वहां से प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करना ही समाप्त कर दिया है, डेड हो गया है, दैट इज ब्लैक होल, राइट। यहां तक पहुंच गया नोवा, सुपरनोवा और ब्लैक होल तक, है ना सर। इसकी मैग्नीट्यूड है, नहीं, इसकी मैग्नीट्यूड क्षमता है वो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जन की, जो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जन करना है ना आपके संलयन से, वो उसकी यूनिट हो गई 4 MB से 10 MB नोवा में, और 10 MB to 20 MB। ये जो नॉर्मल प्रकाश से नोवा बनने का, नोवा से सुपरनोवा बनने में कितना टाइम लगता है? लगभग हर तारे का अपनी स्थिति है। जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई है, उसको 10 अरब माना गया है कि 10 अरब वर्षों तक सूर्य बना रहेगा, यानी हाफ एज उसने निपटा दी है। तो वो लगभग लास्ट पड़ाव में, यानी अंतिम में जब उसका मतलब कम से कम, अभी तो समय निर्धारित नहीं है, लेकिन अंतिम पड़ाव है कि जब उसकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया खत्म होने जा रही है, तो वो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। जैसे दीपक, मैंने कहानी दी कि दीपक जब बुझने वाला होता है उसकी लौ बढ़ जाती है, वही नोवा सुपरनोवा है। हमारा सन जो है ऐसे हाँ करेगा, आएगा, तो फिर लाइफ तो खत्म हो जाएगी, सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पूरे उसका ही सौर परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, दूसरा सौर परिवार जाएगा सर, तब तक रिप्लेस हो जाएगा। अब सूर्य पे प्रवेश करते हैं सर हम लोग। आता है टॉपिक में कि सूर्य के आंतरिक भागों की विवेचना कीजिएगा, सूर्य का, सिर्फ सूर्य का। तो सूर्य का क्या है सब? 3 पार्ट्स हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोर। देखिएगा सब, सूर्य है, सूर्य का ये पार्ट्स और सूर्य का,
3 पार्ट्स में सूर्य सर, सूर्य 3 लेयर में है। इसको कहते हैं फोटोस्फीयर, इसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर और इसको कहते हैं क्रोना। प्रकाश मंडल, हिंदी में प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और क्रीट या मुकुट, क्रीट या मुकुट, क्रोना, क्रीट या मुकुट। अब ये है क्या सब, जो प्रकाश मंडल है सूर्य का इंटरनल पार्ट ऑफ सन, सूर्य का सबसे आंतरिक भाग फोटोस्फीयर, कि जहां से लगातार प्रकाश ऊर्जा उत्पादित हो रही है सर, जहां से लगातार, कि माना ये कितना सर 6000 डिग्री, 6000 डिग्री केल्विन, 6000 डिग्री केल्विन का प्रकाश उत्सर्जित होता है। इतनी बड़ी अपार क्षमता है, बहुत हाई लेवल के अपार, केवल 2% पहुंचता है यहां तक, धरती तक, ओनली 2%। उतने में इतनी बड़ी तापमान है, इतना बड़ा तापमान, उससे भी इतना हो रहा है। लेकिन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन का इतनी प्रकाश ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता सूर्य के प्रकाश मंडल में है। और वो हम जान रहे हैं, हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन और हीलियम का अस्तित्व है। कि यदि प्रश्न आ जाए कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश मंडल की विवेचना करें तो सूर्य के नाभिक में जहां हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसीय तत्व हैं, और वो भी हाइड्रोजन 71.5% में, 26.5% में हीलियम, और अदर गैसें, शेष अदर गैसें जैसे मीथेन विशेष मीथेन और नियान भी है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम है मुख्य रूप से 71.5 और 26.5 शेष हुए मीथेन के रूप में। इन दोनों का नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होना, यानी हाइड्रोजन का और हीलियम का, जो हाइड्रोजन गैस है और हीलियम है, उसका लगातार नाभिकीय संलयन होना प्रकाश ऊर्जा का बंडल के रूप में। अब जो प्रकाश सिद्धांत हम साइंस में पढ़ते हैं उसको, कि प्रकाश तरंगति सिद्धांत है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत है और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, तीनों अलग अलग है। कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, कि प्रकाश तरंग के रूप में जाता है, मैक्सवेल नहीं, 3 लोग हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत तो न्यूटन ने दिया, कि प्रकाश कण के माध्यम से प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया हाइगेन्स ने, और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया मैक्सवेल ने। ये 3 वैज्ञानिक हैं। तो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत कण कण के रूप में है बोला, कणिका सिद्धांत है, तरंग के रूप में हाइगेन्स ने, और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में मैक्सवेल। तो ये प्रकाश जैसे भी उत्पन्न हो रहा है, ये प्रकाश के प्रकाश मंडल से, सूर्य के प्रकाश मंडल से नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा लगातार प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, बंडल के रूप में, प्रकाश बंडल के रूप में उत्पन्न हो रहा है। राइट, यहां तक तो ये हुआ। दूसरे में आया साहब वर्णमंडल, सेकेंड, यानी क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल। अब होता ही है सब, वर्णमंडल की खासियत क्या है, कभी व्हाइट और कभी ब्लैक सर। वो क्या है, वर्णमंडल, नाम उसका वर्णमंडल है, व्हाइट एंड ब्लैक। क्यों? जब प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो रहा है, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज व्हाइट। जब प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है तो वो श्वेत प्रकाश होता है, सफेद, सूर्य सफेद दिखाई देता है। और जब प्रकाश का पूर्ण अवशोषण होता है तब ब्लैक, दीपक तले अंधेरा। ऐसा क्यों? कि सूर्य का कभी कभी ये वाला भाग ये डार्क हो जाता है, एकदम काला हो जाता है, सेकंड माने मिडिल पार्ट एकदम, कभी देखना सूर्य की तरफ एक टक ना ज्यादा करके एकदम व्हाइट हो रहा है, एकदम ब्लैक हो रहा है। वो व्हाइट क्यों हो रहा है? एकदम प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो व्हाइट हो गया। और जब प्रकाश का पूर्ण अवशोषण हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ब्लैक। और वैसे भी कि सूर्य अपने निकटतम वायुमंडल के प्रकाश को स्वयं अवशोषित कर देता है। दीपक के अंधेरे तले अंधेरा क्यों होता है, या बल्ब के पीछे अंधेरा क्यों? अब ध्यान, बल्ब के ठीक पीछे अंधेरा होना है, कारण उसने अपने निकटतम वायुमंडल के प्रकाश को स्वयं में अवशोषित कर दिया है, चाहे सूर्य है चाहे दीपक। तो वो वही उसको कहते हैं वर्णमंडल, एकदम व्हाइट एकदम ब्लैक, वर्णमंडल। यानी सूर्य का मध्य भाग जहां प्रकाश का पूर्ण परावर्तन से सफेद और प्रकाश के पूर्ण अवशोषण से ब्लैक, काली पट्टी दिखाई देती है। और थर्ड में जो क्रोना है, क्रीट है, वो केवल और केवल सूर्य ग्रहण पर, कि सूर्य ग्रहण के दिन जब ये एक्स किरणों का उत्सर्जन कर रहा है, स्पेशली कि जब केवल और केवल सूर्य ग्रहण के दिन, जब सूर्य पे ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण के दिन एक्स किरणों का उत्सर्जन करना, एक्स किरणों के उत्सर्जन करने को ही मुकुट कहा जाता है, क्रीट कहा जाता है या क्रोना कहा जाता है। और ये आंखों, इसलिए कहते हैं सूर्य ग्रहण को नंगी आंख से ना देखें, इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारी आंखों पे सूर्य किरणें पड़ेंगे उस ग्रहण के दिन, तो एक्स किरणें आएंगी सीधा और नेत्र ज्योति को, रेटिना पर, कॉर्निया पर बुरा प्रभाव डाल देंगे। इसलिए सचेत किया जाता है कि आप सूर्य ग्रहण के दिन नंगी आंखों से सूर्य को ना देखें। ये 3 पार्ट्स हो गए सूर्य के, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल
और क्रोना, 3 लेयर में। ओके, अब हम प्रवेश कर रहे हैं नेक्स्ट में, प्लेनेट क्या है। अब हम ग्रह पर प्रवेश कर रहे हैं कि ग्रह क्या होता है, ग्रह की भूमिका क्या है। देखिएगा, ग्रह का मतलब हो गया कि वह आकाशीय पिंड, सिंपल भाषा में यह आकाशीय पिंड है जो लगातार तारे की परिक्रमा करता है, उसको ग्रह कहा जाता है। या दूसरी भाषा में सौर परिवार में या हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी में जो ग्रह हैं वो लगातार सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वो लगातार सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसको ग्रह कहा जाता है। यानी उनका स्वयं का प्रकाश नहीं है, पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्र पर, पृथ्वी पर, शुक्र पर, मंगल पर, बृहस्पति पर, शनि पर, अरुण पर, वरुण पर, इन पर, ये 8 के 8 ग्रहों पर किसी का कोई प्रकाश नहीं है, अपितु वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ा और परावर्तित प्रकाश से वो चमक रहे हैं, रिफ्लेक्शन से ये हो रहा है। अब जो ग्रह है, अब उस ग्रह के लिए यह कि पृथ्वी के रूप में स्पेशल हम बात करें, और तो अन्य ग्रहों पर यह कि समय भी नहीं हो पाएगा, हल्का हल्का जानने अलग बात है कि जैसा हम इसको सिद्धांत इस बना देते हैं कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य यहां से हुआ और उसके बाद सीधे मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। रेंज में है सब, ये प्रोसेस की है ना। अब एक चीज और जान लेते हैं, थोड़ा सा एक सिद्धांत को और जान लेते हैं कि सबसे पहले तो टालमी का 140 ईस्वी में टालमी ने कहा, दूसरे में कॉपरनिकस और केपलर, कॉपरनिकस और केपलर, ये 2 वैज्ञानिक 15वीं शताब्दी के, और तीसरे में हर्बल और हर्सल, हर्बल और हर्सल थ्योरी को क्या है इस सिद्धांत में, उन्होंने सौर परिवार के बारे में क्या क्या कहा, कब क्या कहा। टालमी ने तो यह कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है, अर्थ इस सेंटर में अर्थ है और सारे प्लेनेट उसकी मूविंग अराउंड इट, पृथ्वी केंद्र में है और सारे ग्रह नक्षत्र उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टालमी, ये टालमी ने कहा था। लेकिन 1540 ईस्वी में पहले कॉपरनिकस ने कहा कि सूर्य केंद्र में, भाई सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह नक्षत्र उसकी परिक्रमा कर रहे हैं आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने की, ये कॉपरनिकस ने कहा। और केपलर ने तो यहां तक उसकी बात को सिद्ध करने के लिए 3 सिद्धांत दे दिए कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। एक, प्रत्येक ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से मिलाने वाली रेखा के त्रिघात, उसका फॉर्मूला बनता है कि T² बराबर KR³। प्रत्येक ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसको सूर्य से मिलाने वाली दूरी के त्रिघात के बराबर है, केपलर का। और थर्ड में कहा कि प्रत्येक ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल पार करता है। ये 3 नियम दे दे केपलर। केपलर ये कह रहा है कि वास्तव में सूर्य केंद्र में है और प्रत्येक ग्रह नक्षत्र उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, इससे एक केपलर ने कहा। लेकिन हर्बल और हर्सल ने इसको ठुकरा दिया है। जो आधुनिक थ्योरी है उसमें सिद्धांत यह है कि पूरी हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी जो ये आकाश गंगा है, हमारी मंदाकिनी, उसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है, स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। अब वो सर्पिलाकार यूं बोले इस तरह से, ये हेड एंड टेल, ये सूर्य का, उसका सांप का एक भुजा पे यदि सूर्य है तो दूसरी भुजा पर प्लेनेट, और वे मूविंग वो कर रहे हैं, यू रोटेट हो रहे हैं, लेकिन केवल आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सूर्य का परिक्रमण कर रहे हैं। आधुनिक सिद्धांत ये है सर कि हमारी ये सर्पिलाकार है हमारी मंदाकिनी, और उस मंदाकिनी के एक भुजा पर सूर्य है तो दूसरी भुजा पर हमारे प्लेनेट। ये सिद्धांत है वर्तमान में, ये हर्बल और हर्सल ने कहा। अब ये तो हुआ। इसके बाद का नेक्स्ट में जो थ्योरी है हमारे पास, जो लेटेस्ट में थ्योरी है, इसको हम हल्का हल्का जान लें कि हम मरकरी को, यानी मरकरी माने बुध, उसमें मरकरी नाम का रसायन, यहां पे एक आश्चर्य है कि मरकरी सबसे नजदीक है पृथ्वी का, सूर्य का, लेकिन सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी की बहन, सबसे भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का देव, शुक्र को कहते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं, एक तो मरकरी भले सबसे नजदीक है, मरकरी पर मरकरी नाम का रसायन पाया जाता है, मरकरी नाम का रसायन पाया जाता है, और उस रसायन के पाए जाने से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न जाते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और उस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से जब वो सूर्य के संपर्क में है तो हाई टेम्परेचर, उसका हाई टेम्परेचर यानी 168 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के संपर्क में रहने पर, और जब वो सूर्य से पृथक हो रहा है,
सूर्य से हट रहा है, उसका संपर्क नहीं है, रात उसकी बर्फ -461 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इस मरकरी का बन जाता है। यानी वह, जबकि सबसे अधिक गर्म ग्रह होना चाहिए था उसको, लेकिन इस एवरेज में उसका वो सेकंड नंबर पर आ गया है मरकरी का। और दूसरी इसकी व्यवस्था में कि 58 दिन में स्वयं की परिक्रमा कर देता है और 88 दिन में वो सूर्य की परिक्रमा करता है, 58-88 का। लेकिन अब वीनस पर यानी शुक्र पर इसको बहुत बार इस पर आया है कि भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का देव, गर्म ग्रह, ये सारी घटनाएं उस पर। कारण कि एक तो पहली बात है कि भोर का तारा और सांझ का तारा इसलिए कहते हैं कि सूर्य उत्तर पूरब में होता है मॉर्निंग में, वहीं पर शुक्र भी है उसी डायरेक्शन में। जैसे सन का मूवमेंट हो रहा है, वैसे वीनस का मूवमेंट भी हो रहा है। अब दोनों का मूवमेंट एक जैसी कंडीशन में है। और दूसरा कि जब सूर्य के संपर्क में है तो गर्म ग्रह भी हो गया, भोर का तारा भी हो गया, सांझ का तारा भी हो गया। और सूर्य के संपर्क में होने पर सूर्य का प्रकाश उस पर बार बार प्रतिबिंबित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो चमकीला ग्रह भी हो गया, सौंदर्य का देव भी हो गया है। और उस पर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड से गर्म होना और नाइट्रोजन से प्रकाश के परावर्तन की क्षमता होना, इसलिए से भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का देव, गर्म ग्रह और पृथ्वी जैसी आकृति है, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और दूसरी सबसे मजे की बात यह है कि उसका सिस्टम कि 225 दिन और 243 दिन, माने अपनी परिक्रमा करने में ज्यादा दिन लगा रहा है। ये प्रश्न है सर, अपनी परिक्रमा करने में ज्यादा दिन और सूर्य की परिक्रमा करने में कम दिन। यूनिक, इस मामले में यूनिक प्लेनेट। अब हम स्पेशल पढ़ेंगे पृथ्वी पर। तो पहले मैंने अर्थ के परिप्रेक्ष्य में यह कहा कि अर्थ का परिक्रमण और परिभ्रमण हो रहा है। पृथ्वी 24 घंटे में स्वयं की परिक्रमा कर रही है और 365 दिन में, 365 से 1/4 दिन में वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। दूसरे में पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है, यूनिक अनोखा ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। उसके रीजन क्या है देखिएगा। ये संपूर्ण पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लेनेट है कि जिस पर मात्र जीवन है, ओनली इसी पर लाइफ है, इसी पर जीवन है, इसलिए इसका नाम अनोखा ग्रह है। और नीला ग्रह इसलिए कहा जाएगा इसको कि इसका 71% इसका वाटर है और केवल 29% इसका लैंड। नीला ग्रह कहने का मतलब इस पे अत्यधिक जल की मात्रा है। और दूसरे मायने में ये भूमध्य रेखा इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर के नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध है और साउथ में दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में 61 और 39 का रेशियो है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 81 और 19 का रेशियो है वाटर लैंड का। और एवरेज में 71 और 29। और एक और जी सर कि 71 और 29 तो टोटल एवरेज, मतलब 71% वाटर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड और 29% लैंड जमीन का सर। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में 61 और 39 का रेशियो है, 61% वाटर है और 39% लैंड। और दक्षिणी गोलार्ध में 81% वाटर है और 19% लैंड। अब एक और मजे की बात सर, थोड़ी यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि यहां पर विशेषकर यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यूरोप महाद्वीप, इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। जैसे भारत है ना, तो भारत को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहने का मतलब यहां से हो गया अरब सागर, यहां से बंगाल की खाड़ी, यहां हिंद महासागर, तीन ओर से जल से घिरा हुआ प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या है? तीन ओर से जल से घिरा हुआ। यूरोप का कोई भी ऐसा देश नहीं है 48 कंट्री में, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड से लेकर इटली तक, और इधर से रशिया से लेकर के और ब्रिटेन, फ्रांस तक, सारे जितने देश हैं ये सबके सब प्रायद्वीप में छोटी छोटी असंख्य नदियां हैं। वहां असंख्य नदियां हैं, तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। जिस गोलार्ध में प्रायद्वीपीय महाद्वीप है और वहां पर 61% केवल पानी है, और जहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसा सूखी मैदान है, प्यासी भूमि कहते हैं इसको, वहां 81% पानी है उस गोलार्ध में पूरे। ऐसे कैसे हो सकता है ये? अब इसलिए सर यूरोप वो भी काउंट करती सर। और जी सर, और दूसरा सबसे बड़ा मायना ये है कि यूरोप महाद्वीप में जितने डैन्यूब, वोल्गा, सीन, टेम्स, ये छोटी छोटी नदियां, जैसे हमारे नदी नाले होता है, हमारे यहाँ नयार है, जैसे कोई बहुत बड़ी नदियां थोड़ी नाम से नदियां है। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सर यदि हम यहाँ चलें, अमेजन नदी
दुनिया की सबसे बड़ी जल भराव नदी नील नदी, अमेजन नदी, नील नदी, और ये क्या कहते हैं इसको तीसरी। और दूसरे में एक और बात सर कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उठी हुई भूमि है, उसके इस छोर पर प्रशांत महासागर और इस छोर पर हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर का अधिकतम जल भराव, प्रशांत महासागर का अधिकतम जल भराव दक्षिणी गोलार्ध में ही है। और नील नदी, अमेजन नदी, और इस नदी का नाम भूल गए सर मैं, बड़ी नदियों में शामिल है? नदी अफ्रीका में ये नदी, अमेजन नदी तो दक्षिण अमेरिका में हुई, नील नदी, और यहाँ पे मैं नाम भूल रहा हूँ उस नदी का, है ना। चलो जो भी, ये यानी जल के मामले में, कि जल के मामले में ये नदियां इतनी ज्यादा पावरफुल हैं, इतना जल भराव है कि यूरोप की सारी नदियां भी एक तरफ कर दी जाए, यूरोप की वोल्गा, डैन्यूब, सीन, टेम्स इत्यादि सारी नदियों को मिला दिया जाए तो तभी भी ये भारी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे इतना अधिक जल भराव है, और वो मात्र केवल दिखा हुआ है कि प्रायद्वीपीय तो है, लेकिन वहां पर इतने बड़ा जल नहीं है, ये मतलब है। अब हम और बात करते हैं सर इस पर, शायद इसके लिए जो भूपटल की बात करना वो अगले टॉपिक पे करना हमको, इस पर आने वाला है। अब हम अगले थोड़ा सिंपल इन ग्रहों को ले लेते हैं ना, कि कभी इनसे सवाल आ जाए। पृथ्वी का इतना ही हुआ अधिकतम। इसके बाद जो मार्स है, मार्स माने मंगल, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसलिए इसमें फेरिक ऑक्साइड Fe2 फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, लाल ग्रह फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। दूसरे में मंगल ग्रह पर दो ऐसा वो बनता है कि एक तो मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया, ये निक्स ओलंपिया क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, और ये इतना ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया एक। दूसरे में इसी मून पर फीबोस और डीमोस नाम के दो उपग्रह हैं। तो डीमोस नाम का उपग्रह, डीमोस क्या है? तो डीमोस नाम का सबसे छोटा उपग्रह सौर परिवार का, वो मंगल ग्रह पर स्थित है। बस इतना ही, इसके ज्यादा और नहीं है। डीमोस और फीबोस, तो डीमोस नाम का उपग्रह सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह है, और ये मंगल पर स्थित है। और निक्स ओलंपिया नामक ज्वालामुखी पर्वत, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत मंगल ग्रह पर। अब बात करते हैं जुपिटर पर, यानी बृहस्पति पर। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, और यह कम से कम साहब 5 गुना बड़ा है बृहस्पति से 5 गुना बड़ा। लेकिन इसकी बड़ी खासियत कि 9.3 घंटे में यह स्वयं की परिक्रमा कर लेता है, और लगभग 12 वर्षों में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। 12 वर्ष में यह सूर्य की परिक्रमा करता है, और 9.3 वर्षों में यह अपनी परिक्रमा करता है। अब हमारी भारतीय 3 घंटे, ओनली घंटे, तीव्र घूर्णन, सबसे तीव्र घूर्णन है अपने अक्ष के परितः सर, और अपनी परिक्रमा 9.3 घंटे में कर लेता है, और 12 वर्षों में। इसी पे हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं सर, वो किसी के आदमी की उम्र निकालते हैं, कि कोई मैंने अपना ऊपर का चार्ट नहीं दिया कि कब जन्म हुआ, क्या है जन्म हुआ, और उसे केवल खाना 12 खानों वाला दिया कि भाई इसकी उम्र कैसी हो, कितने साल का होगा लड़का लड़की, तो वो इससे बृहस्पति से निकालता है सर कि बृहस्पति आज कहाँ है, वर्तमान का बृहस्पति कहाँ है, जन्म का बृहस्पति कहाँ था, उससे काउंट कर देता है। अगले में सटर्न है सर, शनि। अब इस पे शनि पे सबसे कम घनत्व वाला, इस पे बहुत सबसे कम डेंसिटी वाला है, सबसे कम घनत्व वाला सटर्न है। और सटर्न में एक टाइटन नाम का उपग्रह है इसका, टाइटन, स्पेशली टाइटन नाम का उपग्रह सटर्न में पाया जाता है। कि टाइटन क्या है? शनि का उपग्रह है, ठीक है, टाइटन। उसके बाद अरुण और वरुण क्या है? अरुण और वरुण ये बाद में खोजे ग्रह हैं। तो अरुण ग्रह की माने क्या कहते हैं इसको, जुपिटर के बाद सैटर्न के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। इस दोनों में, अरुण में भी और वरुण में समय का अभाव है इसलिए इसको जल्दी में, दोनों में मीथेन पाया जाता है। मीथेन नाम की गैस पाई जाती है। इसका हरा रंग और इसका नीला हरा रंग, अरुण का हरा और इसका नीला हरा रंग इसलिए है कि मीथेन गैस की उपलब्धता है। बस इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं अरुण को, क्योंकि इसका अक्षी झुकाव बहुत डाउन में, अक्षी झुकाव, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसको इतने तक ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है सर, अब हम प्रवेश करते हैं क्षुद्र ग्रह पर, जो हमारे दोनों सूर्य, बिल्कुल सूर्य, अरुण, सूर्य, शुक्र और अरुण, सूर्य के साथ साथ 2 ग्रह अरुण और शुक्र, जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बस जी। हाँ जी सर, हाँ तो पहले मैंने स्टार्टिंग में से किया था। जी हाँ, राइट। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह पर। क्षुद्र ग्रह, इस पे सवाल आता है सब, और टिप्पणी लिखने को आती है कि क्षुद्र ग्रह होते क्या है? कि मंगल और बृहस्पति के बीच
मार्स एंड जुपिटर, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में स्थित आकाशीय पिंड, छोटे छोटे आकाशीय पिंड, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और सामान्यतः क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति आकाशीय पिंड, बड़े बड़े आकाशीय पिंडों के मलबे से, अवशेष से उत्पन्न होता है। कि जो बड़े बड़े आकाशीय पिंड है, उन बड़े बड़े आकाशीय पिंडों के अवशेष से क्षुद्र ग्रह नामक आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति होती है। और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में निरंतर परिक्रमण और परिभ्रमण करते हैं। परिक्रमण भी कर रहे हैं और परिभ्रमण भी कर रहे हैं। अब देखिए एक बड़ी बात इसमें कि जब सर 24 अगस्त 2006 को, हम इस पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि 24 अगस्त 2006 ये अंतरराष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिकों का प्राग चेक गणराज्य में, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ था। और उसमें ये पूरा परिभाषाएं दी गई थी कि क्षुद्र ग्रह किसको कह रहे हैं, या उस दिन प्लेटो को हटा दिया गया था ग्रहों से, प्लेटो को अलविदा कर दिया। कि प्लेटो को अलविदा करने का मतलब यह था कि प्लेटो अरुण और वरुण की कक्षा में बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्लेटो का साइज चंद्रमा से भी डाउन था, साइज को देखते हुए, और प्लस दो ग्रहों की कक्षा में बाधा उत्पन्न करना, रोटेशन को बाधा करना, प्लेटो को हटा दिया। लेकिन क्षुद्र ग्रह की परिभाषा वहां सुनिश्चित कर दी गई कि क्षुद्र ग्रह अपना में यूनिक है। वो यूनिक इसलिए है कि मंगल और बृहस्पति के मध्य तो है, लेकिन ना डिस्टर्ब मार्स को कर रहे हैं, ना बृहस्पति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बल्कि अपना निरंतर परिक्रमण भी कर रहे हैं, अपना परिक्रमा भी कर रहे हैं, अपना परिभ्रमण स्वयं का अक्ष के परितों, और सूर्य की परिक्रमा भी कर रहे हैं। उसका नाम है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में आकाशीय पिंडों का मलबा या अवशेष है जो निरंतर परिक्रमण और परिभ्रमण करता है, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। 20 शब्दों में पूछ सकता है इस पर, राइट। अब इसके बाद आता है सर उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है और कैसे डिस्ट्रॉय होता है, इसके बारे में। उल्का पिंड ये ऐसे आकाशीय पिंड हैं जिनकी उत्पत्ति केवल मलबा से होती है, अवशेष से होती है। यानी तारों के टूटने से, ग्रहों के विखंडन से जो अवशेष या मलबा है, उसी से उल्का पिंड जमा होता है। अब ये उल्का पिंड की प्रवृत्ति क्या होती है, अमूमन इसकी प्रकृति क्या है कि ये पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से पृथ्वी की ओर गिरने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनकी टेंडेंसी है सर कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्टिव होकर के ये पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर गिरने से पहले जो पृथ्वी का क्षोभ मंडल है, यहां तक पहुंच जाता है ये, यानी 0 से लेकर 18 किलोमीटर की रेंज तक, मानी इसने पूरा पार कर दिया है। इसने बहिर्मंडल को, आयन मंडल को, समताप मंडल, ये सब मध्य मंडल, सबको पार करते हुए क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक पहुंच गया है क्षोभ मंडल के सर। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पे पहुंच करके वहां पर जो मौसमी घटनाएं हो रही हैं, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर या लो टेम्परेचर, जो मौसमी घटनाओं के लिए चक्रवात, प्रचक्रवात, वाताग्र, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये सारी घटनाएं इसके चपेट में आता है ये। यानी इन घटनाओं की, माने बहुत ठंडा है, ये बहुत अधिक गर्म है, इन मौसमी घटनाओं के चपेट में आने से चक्रवात, प्रचक्रवात, या वाताग्र, इनकी चपेट में आने से उल्का पिंड वहीं स्वतः नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। वहां उसको किसी और माध्यम की जरूरत नहीं है, वो पृथ्वी पर टूट नहीं पड़ता है। पृथ्वी पर आने से पहले वो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। सर ठीक है सर। अब हम बात करते हैं धूमकेतु पर। यानी पुच्छल तारा या धूमकेतु वो क्या है? धूमकेतु या पुच्छल तारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार सवाल आया सर टिप्पणी लिखने को। तो धूमकेतु या पुच्छल तारा का मतलब होता है एक ऐसी पूंछ जैसी श्रृंखला, टेल है ना, पूंछ जैसी श्रृंखला है। वो कैसे निर्मित हो रही है? या तो वो आकाशीय हिमानी, धूल के कण और अवशेष से भी आकाशीय पिंडों के अवशेष, इस सब के निर्माण से 3 टॉपिक है, आकाशीय हिमानी, धूल के कण और अवशेष। इससे संयुक्त होकर के लगभग नियर अबाउट 76 ईयर में, 76 वर्षों की अवधि में एक लंबी पूंछ की श्रृंखला बन जाती है सर। ये ऐसा आकाशीय पिंड जो लंबी पूंछ की श्रृंखला बन गई, वो क्या बनने के बाद सूर्य के अट्रैक्शन फोर्स से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होकर के जैसे सूर्य की तरफ गया, सूर्य के आकर्षण से आकर्षित होकर के धूमकेतु 76 वर्ष की अवधि में सूर्य के बहुत निकट पहुंचा। लेकिन सूर्य के अत्यधिक ताप से ही
सूर्य के हाई टेम्परेचर से वो धूमकेतु खंड खंड जो होता है उसका डिस्ट्रॉय होता है, विखंडित हो जाता है। ये है धूमकेतु।